ग्रंथ 5 वैश्विक संकटों का निवारण भारतीय शिक्षा, पर्व 5 भारतीय शिक्षा की भूमिका, अध्याय 42 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, पृष्ठ संख्या 306। इससे पहले हमने देखा कि भारत विश्व को क्या कहे और अभी क्या है, विश्व को सहायक बनने हेतु भारत क्या करे। हमें केवल चिंता नहीं करना कि बहुत समस्याएं हैं, हमें उसका कार्य रूप बताना है, उस पर विचार करना है। इसलिए एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए और वो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सरकार द्वारा अनुमोदित तो होगा, समर्थित तो होगा, समाज द्वारा समर्पित तो होगा, किंतु वो उससे नियंत्रित नहीं होगा। वो आचार्यों के द्वारा नियंत्रित होगा। जिसकी एक आचार्य परिषद या शिक्षक परिषद बनेगी, वही कुलपति का चुनाव करेगी और उसी के द्वारा उस पूरे विश्वविद्यालय का संचालन किया जाएगा। यदि आपको ये सीन देखना है कि कैसे राजा से बड़ी परिषद या समिति होती थी और राजा से बड़े पुरोहित होते थे जो गुरुकुलों से आते थे या विश्वविद्यालयों से आते थे, तो आपको सुराज्य संहिता का प्रथम एपिसोड या धारावाहिक देखना है। तो सुराज्य संहिता का प्रथम धारावाहिक देखिएगा, कल उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उससे आपको ये स्वरूप समझ आएगा कि आचार्य या पुरोहित राजा से या सरकार से बड़ा होता था। तो विश्वविद्यालय का अध्ययन का स्वरूप क्या होगा? एक, विश्व के देशों के सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन की योजना बनाना। अभी कैसा इतिहास पढ़ रहे हैं बताइए? राजकीय इतिहास पढ़ रहे हैं, राजाओं का इतिहास पढ़ रहे हैं, शासक केंद्र में है। भारत में राजस्थान राज्य में लगभग 2007-8 के आसपास, उस समय जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ थी, तो उन्होंने एक काम किया था कि हमें ग्रामीण अंचल का इतिहास लिखना है, इतिहास का पुनर्लेखन। इतिहास के पुनर्लेखन का तात्पर्य ये नहीं था कि हम इनके इतिहास को नकारेंगे, लेकिन जो लोक इतिहास है, जन इतिहास है, वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए उस विषय पर लेखन आरंभ हुआ। हालांकि वो मूल रूप में परिणत नहीं हो पाया, लेकिन इस तरह का एक प्रकल्प था उसी 2003 से 8 के काल में जब वहाँ सरकार थी। तो सबके अध्ययन में शासकों के स्थान पर प्रजाओं को केंद्र बनाकर अध्ययन करने की योजना बनानी चाहिए। अब बताइए हम क्या करते हैं कि प्रजा केंद्र में है कहीं भी? आपके विज्ञान पढ़ने से प्रजा को कोई लाभ, सामाजिक पढ़ने से प्रजा को लाभ, गणित पढ़ने से प्रजा को लाभ? सीधा सीधा तो नहीं दिखता, हमें तो नहीं दिखता है। ठीक है, हाँ ठीक है, एक लाभ हो सकता है कि उसे कुछ योग्यता क्षमता विकसित हो पाती है उसकी। ये उस गणित को, विज्ञान को, सामाजिक को भी अलग तरह से पढ़ा करके वो लाभकारी हो सकता है बच्चों के लिए, समाज के लिए, सृष्टि के लिए और पूरे देश के लिए। तो सबसे पहले क्या है, हमें विश्व की प्रजाओं के ऐसे समूह बनाने पड़ेंगे जो आवश्यकता अनुसार अध्ययन करे इतिहास का, और उसमें लचीलापन भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये सिलेबस डिसाइड हो गया तो इससे बाहर नहीं निकलेंगे भैया, ऐसा नहीं। लगा कि हाँ ये कमी है तो इसके अंदर हमें नहीं करना, इसी क्षेत्र में जाना है। पुनरुत्थान की एक विशेषता बताता हूँ, ताई जी कभी कोई नाम भी किसी के ऊपर नहीं थोपती हैं। जैसे पहला अध्ययनगत गौतम है, फिर नचिकेता है, श्वेत केतु है, भृगु है, याज्ञवल्क्य है, इसके बाद आचार्य बनते हैं, आचार्य के बाद उन्हीं आचार्यों में से कुलपति बनते हैं और फिर वही ऋषि की यात्रा आरंभ करते हैं। तो वहां थोपा नहीं जाता, चर्चा होती है और चर्चा के बाद जो चर्चामृत निकलता है, उसी चर्चामृत के आधार के ऊपर वो चीज बनती है और वो साइंटिफिक होती है ऐसी चीज। तो इतिहास के अध्ययन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्राचीन काल से आज तक आने की दिशा न पकड़ें, हम आज जहां हैं वहां से शुरू करते हुए अतीत की ओर चलें, जो सरल भी रहेगा और व्यवहारिक भी। अभी बताओ इतिहास का अध्ययन कैसे करते हैं? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास नहीं, आज को पकड़ते हुए पीछे चलेंगे तो वो सरल और व्यवहारिक रहेगा। और सबसे बड़ी बात, एक एक छोटे छोटे मुद्दे पकड़ने हैं,
उसकी गहराई तक जाना है, या छोटा प्रदेश पकड़ना, उसके अतीत तक जाना है और वहां तक, उस स्थान के ऊपर, वहां स्थान और प्रजाओं का व्यापक रूप से चयन करके अध्ययन आरंभ करना है। जैसे हम यहाँ भी अध्ययन आरंभ कर सकते हैं, संभल को पकड़ के, संभल में क्या क्या इतिहास की चीजें हैं, प्रजाओं का इतिहास, यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है। आप सोच के देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको पहले भी दिया। पशुओं के चारा रखने के लिए 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक भंडार का स्थान बनता है। वही स्थान 5-10 हजार, 20 हजार, 30 हजार, 50 हजार में यहाँ की प्रजा तैयार करती है, और वो सदियों से तैयार कर रही है, और हम उनको आधुनिक बता करके ईंटें, सीमेंट और वो सब तैयार कर रहे हैं। सोच के देखिए, उससे जगह भी नहीं रुक रही, धन भी अपव्यय नहीं हो रहा, और बहुत कम धन, और सबसे बड़ी बात प्राकृतिक है, पर्यावरण के अनुकूल है, इको फ्रेंडली। तो हम ये छोटी छोटी चीजों का अध्ययन, खान पान कैसा है, परिवेश कैसा है। जैसे एक आपको शायद उदाहरण बताया कि ट्रेन में जो यात्रा चल रही थी, धर्मपाल जी ने एक जगह लिखा कि जब ट्रेन में वो यात्रा कर रहे थे तो कुछ लोगों ने अपनी जो पोटली थी वो अपनी सीट पे रख रखी थी और स्वयं नीचे बैठे थे। तो जब स्वयं नीचे बैठे थे तो उनसे पूछा गया कि भाई तुम नीचे क्यों बैठे हो, भाई बुद्धिमान व्यक्ति तो सीट पे बैठता है ना। तो उन्होंने कहा नहीं, एक में भोजन है और एक में हमारे देवता है, भोजन को जमीन पर नहीं रखा जाता, देवता को जमीन पर नहीं रखा जाता, इसलिए हम जमीन पे बैठे हैं, वो सीट पर बैठे हैं। और हमारे जैसे क्या समझेंगे, देखिए क्या निर्बुद्ध है, लेकिन कितना बड़ा विज्ञान उसमें कि भोजन को चरण पर नहीं आने देना। उसी तरह से उसी में से पूछा कि अरे तुम दिल्ली में कुतुब मीनार नहीं देखोगे, जाकर के लाल किला नहीं देखोगे, ठीक है, दिल्ली के अंदर जो विज्ञान भवन है वो नहीं देखोगे। तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं, हम तो तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, हम तो हरिद्वार ऋषिकेश देख के आएंगे और हम उसी को देख करके फिर वापस आ जाएंगे। उसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो दिल्ली को नकार रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि हमारा मूल काम क्या है, ये आयु हमारी किस लिए है। ऐसा नहीं कि 60 साल में भी गोवा घूम रहे हैं और वहां घूम रहे हैं। भाई एक आयु के बाद आपको क्या करना है ये तो निश्चित करना पड़ेगा ना। हम तो भाई युवा हैं, अरे कैसे युवा हो सकते हो, तुम्हारी 35 की आयु क्रॉस हो गई है, तुम कहते हो युवा हो। कोई परिभाषा होती होगी ना युवा की। 70 साल का आदमी, मैं तो अभी युवा हूं। अरे ठीक है, वैसा उत्साह हो सकता है, तुम युवा कैसे कह सकते हो अपने आप को। और वैसे ही जींस पहनना, वैसे ही स्पोर्ट शूज पहनना, बताइए क्या ये बुद्धिमत्ता है। स्वयं सोच के देखिए कि एक, अब जब बच्चे को हम क्या पहनाते हैं, छोटे बच्चे को लंगोट पहनाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है तो अच्छे से वस्त्र पहनाते हैं, विद्यालय जाता है तो विद्यालय की वेशभूषा पहनता है, वो कार्यालय जाता है तो कार्यालय की वेशभूषा पहनता है। तो ये वृद्धावस्था की भी तो कोई वेशभूषा होती होगी, या वही वेशभूषा पहनते रहोगे आजीवन। तो कम से कम इतना हमारे में, उधर क्यों देख रहे हैं सर। मैं जस्ट उदाहरण दे रहा हूं कि किस तरह से आज के दिन हम पूरी तरह से अवैज्ञानिक लोगों के साथ जी करके बोलते हैं हम वैज्ञानिक हैं। मोस्ट अनसाइंटिफिक कल्चर इज राइट नाउ सेज कि वी आर साइंटिफिक। बताओ, रात को 12 बजे भोजन करते हो और तुम वैज्ञानिक हो, कैसे हो गए भाई। तुम सुबह 8 बजे उठते हो, कहते हो वैज्ञानिक है। पड़ोसी का सहयोग नहीं करते हो, तुम कहते हो वैज्ञानिक है। पेड़ों को काट देते हो, तुम कहते हो वैज्ञानिक है। फवारे से नहाते हो, तुम कहते हो वैज्ञानिक है। कैसे वैज्ञानिक हो सकता है कोई। ये अवैज्ञानिकता के प्रमाण है या नहीं। जल की एक बूंद नष्ट नहीं हो जाए इसका कोई प्रयत्न नहीं करते। पूरा 1 गिलास भर के जल देंगे, एक आदमी 1 घुट पिएगा, सारा बिखेर देगा, वैज्ञानिक संस्कृति है। विवाह में समारोह में जाएंगे, आधा खाएंगे आधा फेंक देंगे, वैज्ञानिक संस्कृति है। पहले चुनाव तो कर लो। इतने निर्बुद्ध कोई कैसे हो सकता है कि मुझे कितना खाना और क्या खाना है इसका चयन नहीं कर पा रहा है वो व्यक्ति। हमें बहुत चिंतन करना पड़ेगा। तो हम जिसको वैज्ञानिक कहते हैं वो वास्तव में अवैज्ञानिक है, और जो जिसको वो अवैज्ञानिक कहते हैं वही वैज्ञानिक है। नीचे बैठना, पालथी मार के बैठना, जिससे घुटने सही रहते हैं, ठीक है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वो
दीदी के लिए हो सकता है, क्योंकि देश काल परिस्थिति और शरीर की दृष्टि से हो सकता है कि आप चेयर पे बैठिए या मूडा लगा के या आसन पर नहीं बैठ सकते, लेकिन बाकी लोग क्यों नहीं बैठ रहे भाई? या फिर बाद में कह रहे घुटने दर्द हो रहे हैं, तो घुटनों का तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। फिर व्यक्ति रिकॉर्ड बनाएगा कि मैंने सबसे अधिक एक दिन में घुटनों के ऑपरेशन की, ऐसे भी रिकॉर्ड बन रहे हैं। तो अध्ययन के लिए 2-5 वर्ष विदेश में भी रहना चाहिए, 8 महीने विदेश में, 4 महीने देश में। जैसे चातुर्मास में भारत में रहो, योजना अनुसार भी हो सकता है। अब देखिए चातुर्मास क्यों बनाया गया था पता है आपको? क्योंकि इस समय सृष्टि कुपित होती है नहीं होती, और वर्षा काल होता है। तो वर्षा काल में संक्रमण और जो वेक्टर प्रोन डिजीज है जिसको वीपीडी बोलते हैं वो अधिक होती है, ठीक है। दूसरा, व्यक्ति पूरे वर्ष भ्रमण करता रहे तो कम से कम 4 महीने तो शांति से बैठे। सन्यासी बेचारा पूरे वर्ष भ्रमण करता है। सन्यासी कहते हैं कि एक स्थान पे 3 दिन से अधिक नहीं रह सकते, तो कहीं पर तो उनको स्थिर होना पड़ेगा ना। जब वहां स्थिर होना पड़ेगा तो क्या है बताइए, चातुर्मास बनाया गया। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा, उपवास के लिए अच्छा, उसके बाद में कोई हानि नहीं हो वो अच्छा। अब इसमें सब लोग घूमने जा रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो हमें ये भी योजना बनानी चाहिए कि जहां जहां पर अभी प्रकृति पुनः 3-4 महीने के लिए विप्लव कर रही है वहां पर थोड़ा रुक करके जाएं, ठीक है। ये भी हमें योजना बनानी चाहिए। नहीं, हमारी उनके प्रति पूर्ण वो है, सहानुभूति भी है और एक तरह से श्रद्धांजलि भी है जिनकी कुछ हुआ है, लेकिन हमें ये योजना तो बनानी पड़ेगी ना। आप क्यों पहाड़ों पर जाओगे भाई, जब मंदिर के कपाट भी बंद करने की तैयारियां होती हैं, वहां प्रवेश बंद होता है, उन स्थानों पे आप क्यों जाएंगे? वहां पे गाड़ियां ले लेके जा रहे हैं, फिर गाड़ी फंस रही है, फिर दुर्घटना हो रही है। इसलिए अध्ययन के लिए उस देश के विद्वजन और सामान्य जन दोनों की हमें सहायता लेनी पड़ेगी। उस देश के वर्तमान, भविष्य इत्यादि को जानना, अर्थनीति, समाज नीति, राजनीति को जानना, शिक्षा नीति को जानना, और वर्तमान से प्रारंभ कर प्रजा के अतीत की ओर जाने का क्रम जब बनेगा तो पता चलेगा प्रजाओं का मूल कहाँ है, कब और क्यों यहाँ आए, यहाँ कौन रहता था, आज क्या स्थिति है, पहले यहाँ कौन लोग आए, उनका पौराणिक साहित्य क्या है, देश का परिचय क्या है। तो वर्तमान से अतीत में और फिर अतीत से वर्तमान में और फिर वर्तमान में भविष्य से। तो इस देश का नाम, भूगोल, विवाह पद्धति, परिवार रचना, इन सभी के बारे में जानना चाहिए। आप छोटी सी देखिए, यानी बुद्धिमत्ता तो इसी में ही दिखाई देती है हमारी। हमने कितने वर्ष पहले कह दिया था भूगोल, खगोल, कहाँ के नाम है ये? भारत के नाम है। तो क्या उन्होंने ब्रह्मांड के बाहर जाके बोला था क्या कि वहां गया? नहीं, उन्होंने ऐसा शोध किया कि अपने अंदर यात्रा की और ऋषि को पूरा विश्व दृष्टिगत हुआ कि विश्व क्या है, गोल। तो भू क्या है, गोल। और गोल की गति कैसी होती है? लीनियर होती है, चक्रीय होती है? चक्रीय होती है। तो बहुत सामान्य सूत्र है, यानी आपका विषय आपको बता रहा है कि धरती क्या है, गोल है, गोल की गति क्या है, चक्रीय है। यही गति पूरे विश्व की, यही सनातन गति है, यही अनंत गति है। गोल के अतिरिक्त जो भी गति होगी वो कहीं से शुरू होगी, कहीं पे क्या होगी, समाप्त होगी। और हम कह रहे हैं कि जन्म मरण का चक्र चलता है। तो आज का विज्ञान क्या कहता है? लीनियर गति। भारतीय विज्ञान क्या कहता है? साइक्लिक प्रोसेस। आज का विज्ञान क्या कहता है कि ये सपाट, वो सपाट कहता था, अभी विज्ञान कहने लगा है सब गोल है। लेकिन भारत तो पहले से क्या कह रहा है? गोल ही है, ग्रह सारे पिंड गोल ही है। तो इस प्रकार विश्व के इतिहास की मोटे तौर पर हम रूपरेखा तैयार करेंगे, और पूरे विश्व का तत्व ज्ञान क्या है और व्यवहार, यानी तत्व ज्ञान का अर्थ उनके सिद्धांत क्या है और इनका व्यवहार क्या है, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। फिर विश्व के जो विभिन्न संप्रदाय हैं, आज आप देख रहे हो धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म, धार्मिक सहिष्णुता, सांप्रदायिकता, निधार्मिकता, सांप्रदायिक कट्टरता, इन विषयों को लेकर के कोलाहल मचा हुआ है, किसी को पता ही नहीं है। कोई किसी को धर्मांतरण कर रहा है, कोई किसी का धर्मांतरण कर रहा है कि यहाँ तो सही नहीं है भाई साहब, इधर आओगे तो ही मुक्ति मिलेगी। कितनी बड़ी संकट है बताओ। तो हमें क्या करना है कि आज जो संप्रदाय हैं वो कैसे आए, उनसे पहले वहां कौन से संप्रदाय थे, उन संप्रदायों की जीवन दृष्टि, विश्व दृष्टि, जन्मांतर की परिकल्पना,
पंच महाभूत, प्राणी, वनस्पति, मनुष्यों के साथ उनका संबंध, वहाँ के कर्म कांड, वहाँ का जीवन, वहाँ के धर्म ग्रंथ, वहाँ के शास्त्र ग्रंथ, वहाँ की परंपराएं, आपस में एक दूसरे से समानता, भिन्नता, इन सभी को पढ़ना पड़ेगा, तुलना करनी पड़ेगी। और भारत की कुछ विशिष्ट संकल्पनाएं हैं, अध्यात्म है, धर्म है, आत्म तत्व है, ये और कहीं मिलती भी नहीं है, किसी के पास है भी नहीं। आत्मा का सोल अनुवाद नहीं होता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि उन संकल्पनाओं का अर्थ क्या है, और सांप्रदायिक सद्भाव, कट्टरता, धर्मांतरण, ये कठिन समस्या बन गई, इनका मूल कारण क्या है, संप्रदाय परिवर्तन करने से क्या होता है, ये भी जानना चाहिए। तो भारत में जो धर्म संकल्पना, उसे हिंदुत्व कहा जाता है। तो हिंदुत्व को मानक में रखकर सभी संप्रदायों का तुलनात्मक अध्ययन करना समस्त समस्याओं के निराकरण के लिए उपयोगी होगा, ये हमें देखना पड़ेगा। 3 क्या है, ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करना पड़ेगा। तो विकास का जो वर्तमान आर्थिक मापदंड है, उसे छोड़कर हमें कैसा मापदंड अपनाना पड़ेगा, ज्ञानात्मक मापदंड। इस देश में कौन से शास्त्र ग्रंथ हैं, किस भाषा में लिखे गए हैं, शास्त्र ग्रंथों की रचना करने वालों की योग्यता क्या है, उनकी आधारभूत धारणाएं क्या हैं, वे कब और क्यों लिखे गए हैं, उन शास्त्र ग्रंथों को रूपांतरित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों अद्यतन किए जाते हैं, वर्तमान में इनका अध्ययन कौन और क्यों करता है, शास्त्र ग्रंथ में प्रमाण क्या हैं, ये सारी की सारी चर्चाएं हमें करनी पड़ेंगी, अध्ययन हमें करना पड़ेगा। और ज्ञान जो आत्मा का मूल स्वभाव है, विज्ञान जो ज्ञान तक पहुंचने की प्रक्रिया है, वो क्या है प्रक्रिया, उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार करना पड़ेगा। हमारे खान पान, वेशभूषा, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, जीवनचर्या, मकान, सड़कें, इनका भी शास्त्रीय खुलासा करना पड़ेगा कि इनका वैज्ञानिक पक्ष क्या है। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, आरोग्य शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, विवाह, परिवार रचना, शिशु संगोपन, यानी जितनी भी बातें हैं, चाहे वो परंपरा की हो या आधुनिकता की हो, सबका समन्वय करके हमें क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। तो अनेकानेक बातें हैं जिसका हमने इसमें अध्ययन किया। जैसे शिक्षा विभाग का नाम 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया, फिर NEP 2020 आई तो पूर्व की भांति इसका नाम क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो ये हमें पता होना चाहिए कि 1985 से 1920 के बीच क्यों किया गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय। क्या शिक्षक केवल मानव संसाधन विकास तो नहीं होता है, शिक्षक तो शिक्षा तो बहुत व्यापक शब्द है, उसमें मानव संसाधन विकास भी आ जाता है, तो एक बड़ा शब्द लिया गया। अध्ययन के लिए विदेश में जाने का प्रचलन क्या है, किन देशों में जाना चाहिए, और समाज जीवन में शिक्षा की अनिवार्यता कितनी है, ये बहुत सारे विषय हैं जिनके ऊपर हमें क्या करनी है, चर्चा, और जो किससे संबंधित हैं, जो ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा की स्थिति पर है। उसके बाद देशों की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और भौगोलिक स्थिति का अध्ययन। अखंड भारत की प्राकृतिक सीमाएं कैसी थी, क्यों थी, बताइए। बाद में जो भारत बना, केवल ऊपर क्या बना दिए, रेखा बना दी, 2 देशों की सीमा, भारत और पाकिस्तान बन गया। कैसे बना ये, क्यों बना, क्या कारण था, क्या इस तरह से बनता है क्या, ये आपने मैप के ऊपर लकीर खींच दी, एक घर भारत में, दूसरा पाकिस्तान में चला गया, ये बॉर्डर के इस पार हो गया, वो बॉर्डर के इस पार हो गया, क्या ये उचित था, अनुचित था, कैसे हुआ, इन सब का अध्ययन होना चाहिए। तो राजकीय, आर्थिक, ज्ञानात्मक और सांस्कृतिक दृष्टि से किसका कितना वर्चस्व है, ये भी हमें पता चलना चाहिए। आगे है, विश्व के देश भारत को भी जाने, और इसमें एक और आया है, GDP। GDP का मापदंड क्या होता है, GDP क्या होता है बताइए। तैयार वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है वो GDP कहलाता है। ये किसका मानक होता है, ये विकास का मानक नहीं होता है, ये अर्थव्यवस्था के भौतिक आधार का मानक मात्र होता है। और हमने क्या मान लिया, अर्थव्यवस्था के भौतिक आधार के मानक को सब कुछ मान लिया। क्या आपका जीवन वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य पर टिका हुआ है, नहीं। इसीलिए बाद में क्या है, मानव विकास सूचकांक आया। लेकिन मानव विकास सूचकांक भी बहुत अल्प है, मानव विकास तो बहुत बड़ा है। इसीलिए भूटान ने क्या दिया, ग्रोथ हैप्पीनेस इंडेक्स दिया, सकल खुशहाली सूचकांक दिया कि खुशहाल आप कैसे हो सकते हो, प्रसन्न कैसे रह सकते हो, आनंदित कैसे रह सकते हो, ये भूटान ने दिया था। तो हमें पता होना चाहिए कि किस संकल्पना का अर्थ क्या है। और विश्व के देश भारत को जाने, भारत को तो अंग्रेज आए तो क्या सपेरे और मदारियों का देश है, जबकि विदेश
कि जितने भी मेधावी विद्यार्थी थे पूरे विश्व के, वो तक्षशिला और नालंदा में और उदय विहार में बहुत सारे हमारे विद्यालय थे। उनमें क्या कर, वल्लभी के अंदर क्या करने आते थे, अध्ययन करने आते थे। तो क्यों भारत सोने की चिड़िया था, क्यों पराक्रमी राष्ट्र था, क्यों विश्व गुरु था, इसका भी अध्ययन होना चाहिए। तो दो काम करनिया होंगे, एक हम स्वयं अपने देश को जाने, हमारे अतीत और वर्तमान को जाने और हम अपने आप को ठीक करें, और दूसरा हम भारत का परिचय विश्व को दें। आज हम क्या कर रहे हैं बताओ, भारत का परिचय विश्व को दे ही नहीं रहे हैं, हम तो विश्व का परिचय भारत को दे रहे हैं। ठीक है, तो भारत सनातन भारत था, वर्तमान का भारत नहीं था। सनातन का अर्थ क्या होता है, जो नित्य नूतन चिर पुरातन रहे, हमेशा नया भी रहे और प्राचीन इतना कि संसार सोचता ही रह जाए कि इतना भी पुराना कोई हो सकता है क्या। तो इसका तात्पर्य क्या है, हम भारत स्वयं भी अपने आप को सनातन कम और वर्तमान में अधिक मात्रा में जानता है। इसलिए हमें क्या करना है, भारत आध्यात्मिक देश है, प्राचीनतम देश है, सर्वाधिक आयु वाला देश है, चिरंजीव देश है। चिरंजीव का अर्थ कौन होते हैं, चिरंजीव जिनकी मृत्यु नहीं होती, तो अमर है भारत। तो भारत को समग्रता से एकात्मता में देखना, समरस एकात्म संबंधों में देखना। भारत में कितने बढ़िया गुण है बताइए, क्षमा, दया, उदारता, स्नेह, रक्षण। दूसरे समाजों में नहीं दिखेगा आपको, देख लीजिए इसे। लेकिन हम अपने आप को तो हे मानने लग गए। तो हमें देखना पड़ेगा कैसे हम सबके लिए हितकारी थे। संस्कृति से समृद्धि हितकारी होती है और समृद्धि से संस्कृति की रक्षा होती है, ये हमें जानना पड़ेगा। भारत तो सजीव निर्जीव में भी चेतन और परमात्मा मानता है, सबकी स्वतंत्रता का आदर करता है, किसी को भौतिक रूप में देखता ही नहीं है, सबको चेतना देखता है, पत्थर को भी चेतना देखता है, नदी को भी चेतना देखता है, पेड़ को भी चेतना देखता है, और जल को चेतना देखता है, आकाश को चेतना देखता है, वायु को चेतना देखता है। इसीलिए तो हमने इनको देवता कहा। यदि चेतना नहीं देखते तो इनका पूजन क्यों करते। पूजन किसका किया जाता है, जिसमें परम तत्व चेतन तत्व अवस्थित होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो अध्यात्मनिष्ठ धर्मपरायण भारत देश है उसका अध्ययन करना पड़ेगा। भारत सर्वसमावेशक क्यों है, इसका अध्ययन करना पड़ेगा। कौन से विश्वविद्यालय में होगा ये, अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय में। तो वास्तव में यदि कोई विद्यालय अंतरराष्ट्रीय बन सकता है तो भारत में बन सकता है। बाकी जितना इंटरनेशनल चिल्लाते हैं ना, वो आसपास भी इंटरनेशनल नहीं है। और जो विश्वविद्यालय चलाते हैं उनमें तो 4 जनपदों के लोग अध्ययन करते हैं, वो विश्वविद्यालय भी नहीं है। ठीक है, उनका स्वरूप आज परिवर्तित हो गया, लेकिन मूल विश्वविद्यालय की संकल्पना क्या थी, पूरे विश्व के छात्र अध्ययन करने के लिए आ सके, वो विश्वविद्यालय होता है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो सब कुछ क्या है, ईश्वर ही ईश्वर है और कुछ है ही नहीं, सब ईश्वर के रूप है। तो हमें भारत अध्ययन केंद्र भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि विश्वविद्यालय में क्या होना चाहिए, भारत अध्ययन का केंद्र होना चाहिए। उसके अतिरिक्त अनुसंधान जब करें तो उसमें 30:70, 30% मूलगत अनुसंधान, बेसिक का अनुसंधान करना, और 70% व्यवहारिक, उसका समाधान भी निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इतना अनुसंधान कर लें, व्यवहारिक चीज आ ही नहीं रही, फिर लोग कहेंगे ये कर क्या रहे हैं सारे आचार्य। अब क्या है, इंटरनेट के माध्यम से प्रचार प्रसार हो, ऐसा नहीं करना। हमें प्रतिष्ठा ज्ञान को देनी है, संस्था को नहीं। इसलिए इंटरनेट के माध्यम से हम केवल ज्ञान पहुंचाएंगे, अपना प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। इसलिए काम से ही नाम होगा। तो हम मौन रहें, अन्य लोग प्रशंसा करें, यही सही भारतीय मार्ग है। हम ही हमारी प्रशंसा करें, ये तो भारतीय मार्ग नहीं है। इसलिए हमने तो बहुत पहले बंद कर दिया, कभी सोचते भी नहीं इस विषय में कि अपना कुछ बोलना है। सही काम करेंगे, अच्छा करेंगे, कोई प्रशंसा करता है, बुराई करता है, वो उसकी भावना है, जाकी रही भावना जैसी, बस इसी भाव के साथ काम करना है। आगे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का चरित्र राष्ट्रीय होना चाहिए। चरित्र कैसा होना चाहिए, यदि वो राष्ट्रीय चरित्र का होगा तभी वो अंतर्राष्ट्रीय होगा, नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय तो हो जाएगा लेकिन राष्ट्रीय नहीं हो पाएगा कभी। तो एक राष्ट्र तो वैसे ही हट गया उससे। ठीक है, इसीलिए ज्ञान मूल तत्व है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहि विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धिम कालेनात्मनि विन्दति ही। चौथे अध्याय का 38वां श्लोक जो है गीता का। तो ज्ञान को पवित्रतम सत्ता माननी है, और ज्ञान कैसा होना चाहिए, युगानुकूल, आज
2025 के अनुसार होना चाहिए, नित्य नूतन होना चाहिए, हमेशा से नया होने वाला होना चाहिए और देशानुकूल होना चाहिए। संभल के लिए अलग होना चाहिए, मथुरा के लिए अलग होना चाहिए और प्रयाग के लिए अलग होना चाहिए, क्योंकि वहाँ देश काल परिस्थिति पर्यावरण में थोड़ा थोड़ा अंतर है। और भारत के दक्षिण के लिए अलग, भारत के उत्तर के लिए अलग, पूर्व पश्चिम के लिए अलग अलग। ये तो स्वाभाविक है, तभी वो युगानुकूल, देशानुकूल और नित्य नूतन होगा, चिर पुरातन होगा। और उसमें एक विश्व स्तरीय ग्रंथालय होना चाहिए। तो ग्रंथालय का परिचय भी इसमें दिया कि नालंदा के धर्मगंज जैसा, उसमें 6-6 मंजिल के 9 भवन थे और जो 3 भवन थे उनके जो नाम थे वो क्या थे पता है? एक का नाम था रत्नरंजक, दूसरा नाम था रत्नोदधि और तीसरे का नाम था रत्न सागर। और कुल 90 लाख पांडुलिपियां और सहस्त्रों ग्रंथ थे, पुस्तकें थी। और कहते हैं 3 से 6 महीने तक जलता रहा। और कारण क्या था? नालंदा। नालंदा का अर्थ क्या होता है कि ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध न रखना, ये शाब्दिक अर्थ है नालंदा का। और उसमें हुआ क्या था बख्तियार खिलजी के समय? बख्तियार खिलजी रुग्ण हुआ, तो वहाँ के श्री नाम से कोई वैद्याचार्य थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो आपके औषधि नहीं लेता, मैं तो हमारी वाली लेता हूँ औषधि, जिसको आजकल यूनानी पद्धति कहते हैं। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, अपनी कुरान दे दो। तो उन्होंने कुरान के पृष्ठों के ऊपर दवा का लेपन कर दिया और वो ऐसे ऐसे पढ़ते थे, जैसे होता है ना, मुंह पर कर करके आगे करके पढ़ते थे। तो वो दवा उनके शरीर में गई और उससे वो स्वस्थ हो गए। तो इतने चिढ़े कि मेरे से श्रेष्ठ कोई कैसे हो सकता है, पूरा तोड़फोड़ कर दिया, जला दिया। और वो आया तो उसने देखी इतनी समृद्धि, इतना पैसा, इतने ग्रंथ, इतना विशालकाय, सोच ही नहीं पाया बख्तियार खिलजी। तो उसने क्या किया? मार धाड़ तोड़ फोड़ करके उसे नष्ट कर दिया। सोच के देखिए कितना ज्ञान नष्ट हुआ होगा हमारा। और आगे क्या क्या चीजें देखिए, 1100 वर्ष तक तक्षशिला हमारा नंबर 1 बना रहा, बौद्ध का सबसे बड़ा केंद्र था। और नष्ट कभी किया? अभी आपने देखा ना वहां पे अफगानिस्तान में क्या हुआ था, बड़ी बड़ी मूर्तियों को तोपें लगा करके पता नहीं नष्ट कर दिए सब लोगों ने। तो सिकंदर के आक्रमण को परावर्तित करने का और आतताई सम्राटों के राज्य को नष्ट करने का भी तक्षशिला में सामर्थ्य था। सोचो कितना सामर्थ्यशाली विश्वविद्यालय रहा होगा। और वहाँ अध्यापक ऐसे थे, चाणक्य, जीवक, ऐसे अध्यापक थे, सोच के देखिए, जिन्होंने पूरे संसार को परिवर्तित कर दिया। लेकिन जो विद्यार्थियों का चयन तो प्रयत्न पूर्वक करना पड़ेगा। 10 वर्ष के बाद अच्छे विद्यार्थी प्राप्त होंगे, 20 वर्ष के बाद अच्छे अध्यापक प्राप्त होंगे। तो गर्भाधान से शिक्षा देने वाला विद्यालय विश्वविद्यालय होना चाहिए। तो गर्भाधान की शिक्षा देने वाला विद्यालय शुरू करें और फिर उसके बाद वो घर पे अध्ययन करे और फिर वो विद्यालय में और फिर वो बच्चा विश्वविद्यालय में जाएगा। तो सोचिए कितना आगे जाएगा। इसीलिए आपको मैं बार बार कहता हूँ, कम से कम यहाँ जितने हैं लोग हैं, वो गर्भ संस्कार के ऊपर तो विशेष होना चाहिए। अपने आसपास के परिवेश में, जिस गांव में पोस्टिंग है वहाँ पे आपका विद्यालय गर्भ संस्कार का केंद्र हो सकता है। कैसे? कि आप बस गृहिणी जो है उसको गर्भ संस्कार की शिक्षा दो, आंगनवाड़ी और आशा को ज्ञान दे दो, गर्भ संस्कार क्या होता है, कैसी कैसी ऋतुचर्या है, रात्रिचर्या है, दिनचर्या, यही तो बताना है उस धात्री को। तो विश्वविद्यालय में देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें अभी आपने सुनी थी। सारी व्यवस्थाएं भारतीय होनी चाहिए। पेट्रोल संचालित वाहन तो नहीं प्रवेश करेगा। क्या होगा? रथ, पालकी, साइकिल, रिक्शा। रथ पे जाओगे, पालकी पे जाओगे, कितना आनंद आएगा, सोच के देखिए। हाँ, पादत्राण का प्रयोग नहीं करना। सब लोग काम करेंगे, कुलपति भी काम करेंगे और विद्यार्थी भी काम करेंगे, सब काम करेंगे। हाँ, भारतीय व्यवस्थाएं आपातकालिक रूप से हो सकती है यदि आवश्यकता पड़े, ऐसा नहीं, हम विरोधी नहीं है, लेकिन हम प्रयास करें कि जो व्यवस्थाएं भारतीय हैं, सिंथेटिक का प्रयोग नहीं करना, विद्युत का प्रयोग करना तो हमारी विद्युत का प्रयोग करना, उन विद्युत का प्रयोग करना नहीं जो उन संसाधनों से आती है। इसके लिए हम क्या है, अलग व्यवस्था सोच सकते हैं कि इस व्यवस्था से विद्युत को ही लेके आएंगे, वो वाली विद्युत तो हम नहीं लेंगे। तो सब कुछ असुविधा से भरा होगा, ऐसा नहीं होगा, और अधिक सुविधा होगी। क्योंकि आप क्या रहेंगे, शीघ्र सोएंगे, शीघ्र उठेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, काम भी करेंगे, पढ़ेंगे भी, पढ़ाएंगे भी और पूरे समाज का भला करेंगे। तो इसका माध्यम क्या रहेगा, हिंदी या संस्कृत। अंग्रेजी के ग्रंथ पढ़ेंगे, अनुवाद के रूप में पढ़ेंगे,
कुछ लोग हमारे अंग्रेजी भी जानेंगे, ऐसा नहीं अंग्रेजी नहीं जानेंगे। वो लोग जिनको शास्त्रार्थ करने जाना है या किसी अन्य स्थान पे जाना है, विदेश में जाना है अध्ययन करने के लिए, तो अंग्रेजी भी जान सकते हैं, लेकिन वहां का माध्यम अंग्रेजी नहीं रखेंगे। अंग्रेजी केवल भाषा के रूप में सीखना है। और सरकार की क्या भूमिका रहेगी वो हमने बात कर ही ली, क्योंकि पहल तो अध्यापकों की रहेगी, अध्यापक ही सर्वोपरि होना चाहिए कोई भी विद्यालय उसके अंदर। इसके बाद प्रमाण पत्र इत्यादि की व्यवस्था तो नहीं होगी। आज के दिन जैसे IBM चंडीगढ़ से कोई निकलता है, वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, फीस भी बहुत है, 40-45 लाख रुपये वार्षिक है, लेकिन वहां से जो बच्चा निकलता है उसे 40-45 लाख रुपये वार्षिक मिलता भी है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है और उनकी अपना प्रमाण पत्र है, सरकार का ठप्पा नहीं लगता उस पर, तो भी मान्यता है। इसी तरह से बेयरफुट कॉलेज है एक ब्यावर में, अजमेर में, उसकी अपनी मान्यता है। तो बेयरफुट कॉलेज क्या वो ब्यावर में है ना, ब्यावर में एक स्थान है जहाँ पे सभी महिलाओं को रोजगार मिलता है और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, वस्तुएं बनती है वहाँ पे, ठीक है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हम अपनी मान्यता का, हमारी प्रमाणिकता ही हमारा प्रमाण पत्र और मान्यता बने। आप सोच के देखिए, यदि आप प्रामाणिक पुरुष हैं तो आपके मुख से जो वचन होगा वो अपने आप दूसरे के लिए आदेश हो जाएगा। आप अप्रामाणिक हैं, चाहे किसी भी पद पे बैठे हैं, आप कुछ भी बोल दीजिए, आपके सामने तो हाँ साहब ठीक है, पीछे से वो नहीं मानेगा, ठीक है। ये हमारी प्रमाणिकता अप्रामाणिकता पर भी निर्भर नहीं है, सामने वाला भी प्रमाणिक है अप्रामाणिक है उस पर भी निर्भर होता है, ये वाइस वर्सा होता है, म्यूचुअल होता है। तो विश्वविद्यालय में लोक शिक्षा, परिवार शिक्षा अर्थात गर्भ से लेकर के अंत्येष्टि तक की समस्त शिक्षा होगी। और ये विश्वविद्यालय भारत में बने, इसके लिए पूर्व तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा विश्वविद्यालय बनाने का कार्य सरल नहीं है। वर्तमान में शैक्षिक वातावरण भी अत्यंत विपरीत है। जो सर्वसामान्य जीवन है वो भी पश्चिमी प्रभाव से ग्रसित है। यहाँ तक कि हमारी रसोई और हमारे शयन कक्ष भी क्या हैं, पश्चिमी प्रभाव से ग्रसित हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा विश्वविद्यालय बनाने का प्रयास करेंगे। चिंतन करिए, अभी तो 1 दशक पड़ा है सबका, ठीक है। और अभी क्या है, वर्तमान में विपरीत परिस्थितियां दिख रही है, लेकिन अध्ययन से हम इसको अनुकूल बना सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस विश्वविद्यालय के लिए, देखिए सारी चीजें दे रखी है इसमें। एक, प्रशासक वर्ग से संपर्क करना पड़ेगा। दूसरा, संचार के माध्यमों से। तीसरा, माननीय मुख्यमंत्री महोदयों से और माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंट करनी पड़ेगी। उत्तम अध्यापकों के लिए आह्वान करना पड़ेगा, छात्रों के लिए आह्वान करना पड़ेगा। ज्ञान साधना की सिद्धि के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। प्रासंगिकता और व्यक्तिगत अध्ययन करना पड़ेगा। 5 वर्ष की अध्ययन योजना बना करके वहाँ अध्ययन शुरू करना पड़ेगा। तो 5 वर्ष की अध्ययन योजना बनाएंगे ना, तभी तो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोलेंगे। फिर उसके बाद में विधिवत अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय होने से पूर्व मुक्त विश्वविद्यालय, चल विश्वविद्यालय, लोक विश्वविद्यालय या लघु रूप में ग्रंथालय का आरंभ भी हो सकता है। छुट्टियों में अध्ययन आरंभ हो सकता है। तो कितनी बढ़िया योजना दी है। आप, मैं कह रहा हूँ कल पढ़िए, आप पढ़ के आइएगा, क्योंकि पूरा दिन आपके पास। फिर हम केवल इस पे चर्चा करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ लगी, कैसे कैसे हम इसको क्रिया रूप में कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। हमें करना नहीं है, लेकिन एक योजना तो बनानी है ना, ये योजना, और फिर उस योजना को जो इम्प्लीमेंट करना चाहता है वो करे। और सभी कार्य आर्थिक संदर्भ के नहीं होते हैं, कुछ काम सेवा के भी होते हैं। ये भी हमें समाज को स्मरण कराना पड़ेगा कि भाई कम से कम वानप्रस्थावस्था के बाद, 60 वर्ष की आयु के बाद तो काम सेवा वाले कर लो। पहले तो चलो ठीक है, अपने अर्थ पर निर्भरता भी होती है, ठीक है। तो तात्पर्य ये है कि इसका औपचारिक प्रारंभ होना ही प्रारंभ है, ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी भूमि होनी चाहिए, 50 बीघा, 20 बीघा, 10 बीघा, 100 बीघा, 100 एकड़ नहीं। हमारे मनोमस्तिष्क में, हमारे घर में, हमारे ऊपर यदि वो विश्वविद्यालय लागू और हमने शुरू किया तो समझिए वो विद्यालय क्या है, हमने शुरू कर लिया है। और ऐसा विश्वविद्यालय बनाने ही पड़ेगा, क्योंकि ये विश्व की आवश्यकता भी है और भारत की नियति भी। और देखिए कितने, यानी देव और आसुरी शक्तियों का युद्ध तो होगा, एक बार युद्ध और होगा ही होगा, ठीक है। और वो निर्णायक युद्ध हमारी दिशा में हो, इसके लिए हमें स्वाध्याय करना पड़ेगा। और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के मापदंड क्या होंगे, वो मापदंड हम बना सकते हैं कि 10वीं और 12वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण तो भी पढ़े हुए विषयों का ज्ञान नहीं होता आज के बच्चे को। तो ऐसा नहीं हो कि हम ऐसा मापदंड बनाएं कि हमारे यहाँ से बच्चा पढ़ के जाए, उससे कुछ पूछे, उसे कुछ पता ही नहीं है। मैं एक विद्यालय में गया था,
जब मैं कई वर्ष की बात होगी राजस्थान में, तो मैंने पूछा राजनीतिक विज्ञान का अर्थ क्या होता है। वो कहते हैं मैं राजनीतिक विज्ञान का लेक्चरर हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा राजनीतिक विज्ञान का अर्थ कैसे होता है, वो बता ही नहीं पाए। आप कौन सी कक्षा पढ़ाते हैं, उनके पाठ्यक्रम क्या है, बता ही नहीं पाए। ठीक है, उसके बाद में 2-3 और विषयों पे, संविधान पे बात हुई, बहुत सारी चीज़ों पे बात हुई, वो बता नहीं पाए। इसका तात्पर्य क्या है, सब कुछ पढ़ के भी हम कुछ बता नहीं पा रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 शुद्ध लक्षण होते हैं शिक्षा के, एक होता है भाषा शुद्धि और दूसरा होता है अभिजात्य। अभिजात्य का अर्थ होता है सज्जनता। बताओ, क्या हम शिक्षित हैं? चिंतन तो करना पड़ेगा कि क्या हम सज्जन हैं, अभिजात्य हैं और भाषा शुद्धि है या नहीं। भाषा तो आजकल ऐसी बोलते हैं नए नए वाले लड़के, तो वो अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, तुर्की, अरबी, हिंदी और स्थानीय भाषा उनका लहजा होता है। हमें समझ ही नहीं आ रहा कौन सी भाषा। अरे भाई, कोई भी भाषा बोलो, लेकिन वो शुद्ध भाषा तो बोलो। तो आप शुद्ध बोल ही नहीं सकते, क्यों नहीं बोल सकते? यानी तुमको अपने रोग में खिचड़ी खाने की आवश्यकता पड़ी तो तुम सबको खिचड़ी खिलाओगे, किसने बोला ये? किसने कहा शुद्ध नहीं बोल सकते? शुद्धि तो बोलते थे सारे, अशुद्ध तो अभी हुआ है ना 20-50 वर्षों में, जब ये चारों ओर प्रचार प्रसार हुआ कि नहीं साहब भाषा तो मिश्रित होती नहीं होती। भाषा भाषा होती है भाई। हिंदी की अपनी लिपि है, हिंदी के अपने शब्द हैं, संस्कृत की अपनी लिपि है, अपने शब्द हैं, रोमन की अपनी लिपि, अपने शब्द हैं, अंग्रेजी की अपनी लिपि, अपने शब्द हैं। ऐसे होता है भाषा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? विद्या प्रीति करने वाले, महान उद्देश्यों वाले और जो कठिनाई से प्राप्त होने वाली चीज के प्रति आकर्षित होते हैं, उन लोगों का हमें लाना पड़ेगा। जिस प्रकार अध्ययन की योग्यता होनी चाहिए, उस प्रकार से अध्ययन के विनियोग के विषय में भी स्पष्टता होनी चाहिए। वो व्यक्तिगत आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला नहीं होगा। आज क्या है, शुल्क देने के बाद उससे कोई लेना देना नहीं, वो भारत का भला कर रहा है, समाज का भला कर रहा है नहीं, बस शुल्क देते वो। उसके बाद में विद्यालय को और शिक्षक को कोई लेना देना नहीं। ये बहुत सारे निजी विश्वविद्यालयों की स्थिति हो चुकी है अभी। तो परीक्षा पूर्ण होते ही विद्यालय से संबंध विच्छेद भी हो जाता है उसका। फिर तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक औपचारिक सेवानिवृत्ति और अध्ययन की पूर्णता आज की तरह नहीं करनी पड़ेगी। ये विद्यालय एक मिशन की ओर होगा जिसमें आजीवन काम करिए। जब तक आपकी इच्छा तब तक करिए। हो सकता है आपको 50 वर्ष में जाना पड़े, हो सकता है आप 90 वर्ष तक वहाँ अध्यापन करा दें। तो इस विश्वविद्यालय में आवश्यक नहीं होगा कि नियत समय में पाठ्यक्रम पूर्ण हो, नियत स्वरूप में परीक्षाएं हो, सबके लिए समान अवधि हो, विद्यार्थी की क्षमता और तत्परता के अनुसार कम अधिक समय लग सकता है। तो संक्षेप में विश्वविद्यालय के सारे मापदंड क्या होंगे? भारतीय पद्धति से होंगे। और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय काम करने लगेगा तब संकल्पनाएं और व्यवहार कालक्रम में स्पष्ट होते जाएंगे और भविष्य के लिए हमें क्या करना है उसकी भी स्पष्टता होती जाएगी। और एक बार एक विश्वविद्यालय स्थापित हुआ तो बाकी फिर उसकी रेप्लिका या उसके जो प्रतिरूप हैं वो बनते जाएंगे।